कल से जब बुक हमारे पास होगी तो चीजें थोड़ी फास्ट चलेंगी। चलिए ठीक है। दूसरा रीजन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यू हैव लिमिटेड सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। किसी भी चीज की स्कार्सिटी क्यों कही जाती है? क्योंकि आपकी डिमांड हमेशा ज्यादा होती है और सप्लाई उसकी कम होती है या लिमिटेड होती है। तीसरा रीजन होता है जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, है तो वो स्कार्स, लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि दे कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। इलेक्ट्रिसिटी है, एसी चला सकते हो, एलईडी चला सकते हो, आप ये डिस्प्ले चला सकते हो, लैपटॉप चला सकते हो, प्रिंटर चला सकते हो। तो यू हैव मल्टीपल यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस फॉर रिसोर्सेज विच आर स्कार्स, यानी कि उनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो यू हैव a problem of economics which basically arises. So when you study this problem of scarcity of resources in relation to unlimited human wants, then you study basically economics. अगर आप माइक्रो लेवल पे बात करोगे तो हम बात करते हैं ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल एंड टू अ मार्केट लेवल। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने क्या किया था 11th में, हमने डिमांड करी थी इंडिविजुअल की, हमने सप्लाई करा था प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर की कॉस्ट करा था, रेवेन्यू करा था, प्रोडक्शन किया था, और फिर हमने डिमांड और सप्लाई की इंटरेक्शन से प्राइस और क्वांटिटी की डिटर्मिनेशन करी थी। अगर आपको याद हो तो डिमांड और सप्लाई ऐसे इंटरसेक्ट करा करते थे, प्राइस और क्वांटिटी आती थी। ठीक है, वो भी है इस बार 11th में, ऐसा नहीं है आपको। हाँ जी, हाँ इक्विलिब्रियम। तो इन्होंने क्या करा है, इनिशियल जो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला जो है वो वाला चैप्टर डाला है, दूसरा नोट डाला है यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर डिमांड इंक्लूडिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबने एनटीए की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लिया था अपना जो सिलेबस है? कोई बच्चा जिसने नहीं किया है अभी तक, एनटीए की साइट पे जाओगे आप, एनटीए समर्थ, ठीक है, उस पर जाके डाउनलोड करोगे आप जो भी आपने डोमेन भरा है उस डोमेन के आपको अपने पीडीएफ मिलेंगे सिलेबस के। तो सिलेबस से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। जैसे जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे तो हम यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे, लेकिन हम इंडिफरेंस कर्व नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व इज नॉट द पार्ट ऑफ द दिस सीयूईटी कोर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो ऑल दो बुक के अंदर लिखा हुआ है इसमें, लेकिन तब तक बुक छप गई थी और बाद में ये कट गया था कुछ 11th का। तो पहली क्लास हमारी इसकी रहेगी, दूसरी क्लास में हम डिमांड पे जाएंगे, उसमें पूरा डिमांड कवर करेंगे। जो मेरी सैटरडे को क्लास होगी आपकी दोनों क्लासेस, जिसमें हम यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे और पूरा डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। उसमें मेरा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 90 और क्वेश्चंस करना, क्योंकि 2 क्लासेस हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। जो बच्चे अभी आए हैं जिन पहली क्लास में नहीं थे, हमारा फोकस ये रहेगा कि जो चीजें हमने नहीं करी हैं 12th टर्म 2 में, यानी कि टर्म 1 में करी हैं या 12th में हमने नहीं करी थी या 11th में हमने करी थी, उनका हम एक क्विक रिव्यू करेंगे और उसके बाद देन वी विल गो इनटू एमसीक्यूज। आपको कराए जाएंगे, जो बुक कल मिल जाएगी आपको, आप यहाँ से खरीद लेना बुक। अकाउंट्स की भी, इको की भी और बीएसटी की भी, तीनों मिल जाएंगी, सर ने बोल दिया। उस बुक से हम सब में अगर 90 टू 150 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस हैं, हम टारगेट करेंगे कि हम ऑलमोस्ट 40-50% टारगेट करेंगे क्वेश्चंस करने की। बाकी ये क्वेश्चंस घर में जाके आपको करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, थोड़े टिपिकल हैं, उनको मैं क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इतना ही हमारे पास टाइम है। फिर एक और बुक है जो आपको हमने रेफर नहीं करी है, बट उसमें से हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो 40 और क्वेश्चंस आपके वो होंगे जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली जाके वेबसाइट पे जाके आपको कर रखी है ना अपने, क्या नाम है उसका, इजी एग्जाम। इजी एग्जाम पे लॉगिन करके आपको वो टेस्ट देना है। साथ के साथ डेली करना, प्लीज उन्हें क्लॉग मत करना वरना फंस जाओगे। जो आज पढ़ा आज ही रिवाइज करो, उसका टेस्ट दे दो। आज पढ़ा, रिवाइज करा, टेस्ट दिया, चलते रहो। 3 हफ्ते में पूरा कोर्स अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक है, हमारा फोकस है मैक्सिमम एमसीक्यूज करना। कारण जब आप बोर्ड में एग्जाम देते हो आपको पता है कि बोर्ड का ये पैटर्न है, इस ढंग से क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो? ये बिल्कुल ओपन फील्ड है, हमें नहीं पता कि एग्जाम कैसा आएगा, तो एग्जामिनर किसी भी कोने से कुछ भी उठा सकता है, समझ रहे हो? तो किताब की हमें डेप्थ में जाना है, इसके लिए जितने एमसीक्यू करोगे उतना बेटर है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 होती हैं, अगर आपको याद हो, हर इकोनॉमी में होती हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो। और तीसरी इकोनॉमी कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। 11th में याद है?
अभी उनको भी करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब इन तीनों को थोड़ा डिटेल में करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होती है? देखो, हमारे पास रिसोर्सेज है लिमिटेड और हमारे पास डिमांड है अनलिमिटेड। तो हमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। तो हमें चूज करना है कि हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें ताकि आपकी इकोनॉमी में मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम व्हिच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इन व्हाट टू प्रोड्यूस। बेसिकली गुड्स कौन से प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन हो, हाँ, जो प्रोडक्शन में एसेट्स की तरह यूज होते हैं, विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो आप कपड़े की प्रोडक्शन करोगे या मशीनरी की प्रोडक्शन करोगे। दूसरा चॉइस होता है कि आप सिविल गुड्स प्रोड्यूस करोगे या वॉर गुड्स प्रोड्यूस करोगे। मतलब कि आप खाने की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो या आप वॉर से रिलेटेड चीजें यानी कि गन्स, टैंक्स, इनको प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये हमारी चॉइस है जो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। व्हाट टू प्रोड्यूस में एक एस्पेक्ट और होता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस तो करना है, लेकिन कितना प्रोड्यूस करना है, ये भी व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? गाइडिंग प्रिंसिपल होता है हमें इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके इकोनॉमी में। हम वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें जिससे इकोनॉमी में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर है सबको? ठीक है। कार्तिक, तूने वेट लूज किया है? तूने वेट लूज किया है ऐसा लग रहा है, या लुक चेंज करी है? हैं? चलो, चलिए। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल। हम कैपिटल इंटेंसिव ले रहे हैं या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहे हैं, किस चीज को, किस टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पे लेबर का इस्तेमाल ज्यादा है और कैपिटल का इस्तेमाल कम है। और कैपिटल इंटेंसिव वो होती है जहां पे हम मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और लेबर का इस्तेमाल कम करते हैं। इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पे इतने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम नॉर्मली क्या प्रेफर करेंगे? लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर इतनी सस्ती है। अगर यही चीज आप यूएस में या डेवलप्ड इकोनॉमीज में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे इतना ज्यादा लेबर का इस्तेमाल नहीं होता, वहां मशीनरी का होता है क्योंकि वहां कैपिटल रिलेटिवली चीपर है, ठीक है। तो हमें डिसाइड क्या करना है? हमें डिसाइड करना है मोस्ट एफिशिएंट वे। मोस्ट एफिशिएंट क्या होता है? लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो स्कार्स है, चाहे अबंडेंट हो लेकिन फिर भी स्कार्स तो है ना। बहुत सारी लेबर है लेकिन फिर भी लेबर अनलिमिटेड तो नहीं है ना। तो इट हैज टू बी यूज्ड इन द लीस्ट अमाउंट एंड हैव द मैक्सिमम आउटपुट। यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे कम होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम लेबर को ज्यादा यूज करें या कैपिटल को ज्यादा यूज करें। क्लियर है सबको ये? 11th का कुछ कुछ याद आ रहा है? तैरता हुआ, बहता हुआ, कुछ आया, उड़ता हुआ आया, नहीं आया, आ गया। तो गाइडिंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें कॉस्ट हमारी सबसे कम हो, यानी कि मोस्ट एफिशिएंट वे, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है लगेगा आपको, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब कंज्यूमर के बारे में, कौन सा कंज्यूमर है जिसके लिए हम प्रोड्यूस करें। ऑब्वियसली जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है। और पेइंग कैपेसिटी कहां से आती है? पेइंग कैपेसिटी आती है by the distribution of the income among the factors of production। ये for whom to produce का मतलब है distribution of income among the factor of production। आपको याद हो, आपने
चैप्टर 1 में गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सर्कुलर फ्लो था ना ऑफ इकोनॉमी। प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होने के बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। अगर इनकम हाई होगी तो आगे जाके इनकम जो है वो स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन करेंगे तीसरे फेज में, राइट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये डिटरमाइन करती है कि किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी है जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, यानी कि गरीबों के लिए जिंदगी चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, तो वहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगी पुअर के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट्स कम है, प्रोडक्शन कम है, आप क्या करोगे, गरीबों को मिलती रहे वो इकोनॉमी आपकी चलती रहेगी। और अगर आपकी मार्केट इकोनॉमी है तो आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे, जहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसमें आपको ज्यादा प्राइस मिलेगी। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज्यादा इनकम होगी। तो एक वर्चुअस साइकिल होती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज नॉर्मली ज्यादा बेनिफिट करती हैं अपने इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की। सोशलिस्ट में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमेशा वो ट्रैप में फंस जाते हो आप प्रोडक्शन कम करते हो, इनकम कम होती है, डिमांड कम होती है, फिर प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है। तो फॉर whom टू प्रोड्यूस इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको सॉल्व कैसे करते हैं? मार्केट इकोनॉमी में हम करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाट टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो चीज करेंगे जिसमें हमारी सबसे कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। फॉर whom टू प्रोड्यूस, जिसके पास पेमेंट करने की एबिलिटी होगी हम उसी के लिए प्रोड्यूस करेंगे। मार्केट इकोनॉमी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है वो प्रोड्यूस करेंगे, कॉस्ट सबसे कम करनी है उस टेक्निक को यूज करेंगे, जिसके पास पैसा है पे करने के लिए उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सोशल वेलफेयर। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उनका होता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है, वो चीज प्रोड्यूस करेंगे जो इकोनॉमी के लिए यूजफुल, यानी कि बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसमें। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जहां पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है ना। वहां पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा कम फैक्टर करते हैं, ज्यादा फोकस रहता है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज होती है। और किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, जो रिलेटिवली गरीब होते हैं, बिकॉज सोसाइटी में वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट कहती है उनके लिए प्रोड्यूस करो, बेसिक चीजें प्रोड्यूस करो जो गरीब है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पब्लिक का होता है सोशल वेलफेयर। इंडिया इज अ क्लासिकल केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर्स कैन डिसाइड उनको क्या प्रोड्यूस करना है, लेकिन सर्टेन एरियाज लाइक पब्लिक नेसेसिटीज, जैसे गरीबों के लिए राशन, सड़क पे बिजली, बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो सब सरकार प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो पे करो और अच्छे से अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट क्या करेगी, नौकरी दो, लेबर इंटेंसिव, और प्राइवेट क्या है, फ्री टू डिसाइड, जो आपकी इच्छा है उसको यूज करो। अगर लेबर सस्ती मिल रही है तो लेबर का इस्तेमाल, अगर कैपिटल सस्ती मिल रही है तो कैपिटल का इस्तेमाल। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्राइवेट करेगा जहां पे उसे मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट मिलेगा, और गवर्नमेंट करेगी जहां पे नॉमिनल रेट्स पे गरीबों को वो अफोर्ड कर सके। ठीक है जी, क्लियर है ये, सो फार सो गुड। ये छोड़ दो, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। अगला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। किसी को याद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, पीपीसी याद है? ऑल्दो इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है बट फिर भी मैं करा रहा हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज सब टॉपिक्स में नहीं लिखा, सब टॉपिक इन्होंने एक ही टॉपिक दे रखा है इस पर्टिकुलर केस में, तो इसलिए छोड़ते नहीं है, कभी आ जाए क्वेश्चन तो वी शुड बी रेडी। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है जो आपके वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के जो कॉम्बिनेशन है। हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि सपोज एक जगह वीट है और एक जगह मोबाइल है,
तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो अगर हमें कर्व पे डालेंगे तो उसे कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पीपीसी या पीपीएफ 11th में शायद कट गया था ये, इसलिए किसी को आइडिया नहीं है। किसी ने करा था स्कूल में? करा था गौतम? और किसी ने किया था? आपने किया था? ये कट गया था लेकिन आ रहा है, तो वी नीड टू फोकस, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैं स्लो चलूँ। हमने इकोनॉमी में बेटा अज्यूम करा कि दो गुड्स हैं हमारे पास, और फिर हम ये देख रहे हैं कि इनके क्या कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, वो चेंज नहीं हो रहे। जो रिसोर्सेज हमारे पास है वही रिसोर्सेज हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी। अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो भी हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो PPC is what? It is a graphical representation showing all the possible options of output for two products that can be produced using all factors of production. हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर लिए इकोनॉमी में, और दो गुड्स हैं, अब उनके क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसको अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो वो बनेगा पीपीसी या पीपीएफ। अजम्पशन क्या है कि हम सारे रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। जितने रिसोर्सेज हैं हम उनको फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई थ्योरी करते हो तो हमेशा आप एक टर्म यूज करते हो। क्या टर्म यूज करते हो? अब तो 2 साल हो गए पढ़ते हुए। अजम्पशंस के लिए क्या एक लैटिन वर्ड होता है जो यूज होता है, सी से स्टार्ट होता है, सी और पी का कॉम्बिनेशन, सेट्रस पेरिबस। याद आया? अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो हमने क्या अज्यूम करा यहाँ पे कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, रिसोर्सेज हमें दे रखे हैं और टेक्नोलॉजी हमें दे रखी है, और इनमें कोई चेंज नहीं। ये अजम्पशन। ठीक है, अब देखो हमने कर्व बनाया। पहला ऑप्शन है पॉसिबिलिटी ए, जहां पे वीट प्रोड्यूस हो रही है 10 लाख टन और मोबाइल यूज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है 0, यानी कि सारे रिसोर्सेज कहां पे यूज हो रहे हैं? वीट की प्रोडक्शन। इसका एक्सट्रीम क्या है? पॉसिबिलिटी ई, जहां पे वीट है 0 और मोबाइल है 4000, यानी कि सारे रिसोर्सेज चाहे लेबर या कैपिटल, सबका इस्तेमाल क्या हो रहा है? मोबाइल बनाने में। ठीक है, अब इनके बीच के दो ऑप्शन आएंगे। देखो 0 पे थे मोबाइल, 0 से 1 पे आए, रिसोर्सेज सेम है, प्रोडक्शन दो गुड्स की होनी है। पहले वीट हो रहा था 10 और मोबाइल हो रहा था 0। अब हम 0 से मोबाइल कर रहे हैं 1000, तो ऑब्वियसली वीट की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। तो देखो वीट पहले 10 लाख टन था, अब हो गया 9 लाख टन। ये क्लियर है? क्लियर है? अगले पे गए, फिर हम गए, हमने 1 का 2 किया मोबाइल, तो वीट हो गई 10 से 9 से अब आ गई 7 पे। अब देखो अगले पे, फिर 2 से 3 पे गए, 7 से ये आ गई 4 पे, और 3 से जब 4 पे गए तो 4 से हो गई 0 पे। कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है? कैन यू लुक एट द ट्रेंड? वीट 1 से बढ़ रहा है, और सॉरी मोबाइल आपका 1 से बढ़ रहा है, वीट में देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। उतने अमाउंट से नहीं हो रहा, गैप बढ़ रहा है। इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 गया वीट का, मोबाइल 1 से बढ़ा, यहाँ पर 1 से बढ़ा, और ये कितने से कम हो गया? 9 - 7 2, फिर हुआ 3:1, फिर हुआ 4:1। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आप एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हो तो दूसरे को आपको गिव अप करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सेम है, रिसोर्सेज ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप एक की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आपको दूसरे की प्रोडक्शन ज्यादा कम करनी पड़ेगी।
ठीक है। अजम्पशन देखो क्या है, फिर से देखो। अजम्पशन है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर फिक्स्ड बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। With the help of given resources, only two goods can be produced. Resources are fully and efficiently utilized. Resources are not equally efficient in production of all the products. तो जब आप एक की प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो दूसरे की प्रोडक्शन आपकी ज्यादा गिरती है। तो पहले एक के लिए एक गया, फिर एक के लिए दो गया, फिर एक के लिए तीन गया, फिर एक के लिए चार गया। और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी, ये जो कर्व है ये ऐसे बनेगा। जब आप इसे प्लॉट करोगे, ये पॉइंट ई होगा, ये पॉइंट ए होगा, यहाँ पे ये था 10 और 0, बीट के 10, मोबाइल के 0, यहाँ पे इसका बीट का 0 और मोबाइल का 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 9 पे 1 ऐसे आएगा, थोड़ा हाथ से बनाया तो इसलिए ज्यादा क्लियर नहीं है। अगले वाले में जाओगे, यहाँ पे आएगा 7 2, अगले पे जाओगे ये हो जाएगा 4 और 3, क्या क्या था हमारा, 4 3 और 0 4, ये हो गया आपका 0 है। तो यहाँ पे जब एक बढ़ा, इसका -1 हुआ, फिर एक बढ़ा -2 हुआ, फिर एक बढ़ा -3 हुआ, फिर एक बढ़ा और ये -4 हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये ग्राफ क्लियर है सबको। देखो ये जो पॉइंट्स है हमारे ए बी सी डी ई, दीज आर ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये होते हैं अटेनेबल, अटेनेबल कहा जाता है बिकॉज ये आप इनको अटेन कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो किसी भी इकोनॉमी में। सारे रिसोर्सेज लगा दिए और आप इतनी प्रोडक्शन कर सकते हो। जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे हो तब आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रखा है। अगर आप इससे अंदर की तरफ आओगे, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, which is inside of the production possibility curve, these are called inefficient utilization of resources। क्योंकि देखो यहाँ पे आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्शन आप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करा है। सो दिस इज कॉल्ड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर आप इससे बाहर जाओगे, पॉइंट एच और आई ये इससे बाहर है, दे आर आउटसाइड द पीपीसी, दीज आर अनअटेनेबल पॉइंट्स, यू कैनॉट अटेन देम। आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप उतनी प्रोडक्शन कर सको। ठीक है, क्लियर है सबको? कमलप्रीत क्लियर है? ये अब दीज आर ऑल डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस, ये जो इस लाइन के ऊपर है ये सारे के सारे डिजायरेबल हैं, अटेनेबल हैं। यहाँ पे इनएफिशिएंट है, ऑल्दो दे आर अटेनेबल बट दे आर नॉट डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस। आप डिजायर नहीं करोगे, आप क्यों इनएफिशिएंसी को डिजायर करोगे, आप तो एफिशिएंसी को डिजायर करोगे। और यहाँ जो है वो सारे अनअटेनेबल है। डिजायरेबल तो है, हम चाहते तो हैं कि हम अपनी औकात से ज्यादा प्रोड्यूस करें, लेकिन कर नहीं सकते। सीयूईटी में जितने नंबर आ सकते हैं उतने आओगे भाई। 40 सवाल करने हैं 5 नंबर के एक डोमेन में तो 200 आ सकते हैं, राइट। अब 200 से ऊपर कोई कहेगा मैं 210 ले आऊंगी, तो ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। तो ये 210 है सीयूटी में एक डोमेन में, और यहाँ पे ये 200 है, और इससे कम जो आया वो 200 से कम है, ये 190 है। अब आपको डिसाइड करना है आपको इस पे बैठना है, यहाँ तो आ ही नहीं सकते, इस पे आओगे सड़क पे रहोगे। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, चलो। थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दे दिया इस बार, कि कुछ चैप्टर ऐसे दे दिए जो तुमने करे ही नहीं है। अब टाइम भी कम है तो करे तो क्या करे इंसान, तो वी हैव टू फोकस। बट चलिए हम करेंगे। पुलकित ये स्क्रीन में बढ़ सकता है थोड़ा, ये छोटा आ रहा है रेजोल्यूशन। पुलकित
क्योंकि सर इसमें एक्सपर्ट है हैं? अच्छा, चलो एक एक करके करेंगे, ठीक है। आपके पास बुक कल आ जाएगी, इसको ढंग से रिवाइज कर देना, एक को बाकी एक को पूरी आपको इमेज भी भेज देंगे, आप सारे कर लेना इसमें, ठीक है। हाँ जी, हाँ चैप्टर इतने ही होगा। आज मैंने कहा लाइट, आज पहला चैप्टर है। पीपीटी भेज दें आप, पीपीटी भेज देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पहले वाला चैप्टर था वो आपको पता है, हम इसमें कवर कर लेंगे, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, हमेशा हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में, कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में। हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल के लेवल पे और मार्केट के लेवल पे। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं बताओ? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उससे क्या निकलती है? नेशनल इनकम और आउटपुट। हमें ये पता चलता है कि हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है या ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ये आइडेंटिफाई होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखो तो आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तुम मूव करते रहो, मैं खड़े होकर बताता हूँ वो बेटर रहेगा ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन करते हो, कंज्यूमर थ्योरी करते हो और फैक्टर की प्राइसिंग करते हो, लेकिन आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट नहीं करते। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, वो सारी चीजें हम किसमें करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड, क्लियर है? Identify which of the following is not one of the three central problems faced by the, तो वैसे तो मैंने टिकी कर रखी है, तुमको वो मिल रहा है, वरना किताब तुम्हारे सामने होती तो तुम अटेम्प्ट करते तो बेटर रहता, बट आज के लिए चलाना पड़ेगा। What to produce and in what quantity होता है पहली प्रॉब्लम। How to produce सेकंड प्रॉब्लम है। For whom to produce थर्ड प्रॉब्लम है। Problem of choice, problem of choice is not a central problem, problem of choice is the study of, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नॉट अ सेट, ठीक है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन, guiding principle to solve the problem of what to produce and in what quantity। पहला ऑप्शन देखो, allocate resources in a manner so that maximum satisfaction is given to all the, तो what to produce आपको याद हो जो मैंने आपको बताया था, what to produce and what quantity। हम वो प्रोड्यूस करते हैं और उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फैक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करते हैं? मिनिमम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है। एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस क्या करते हैं? दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो पे कर सकते हैं और पेमेंट की कैपेसिटी कहां से डिटरमाइन होती है? जब वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट। एक पॉइंट है आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया हुआ, याद आया क्या हुआ? हाँ, समझ में आया नहीं आया? वांट मी टू रिपीट? तुम कुछ शेयर कर रहे थे आपस में, क्या कह रहे थे बोलो, क्या कह रहे थे? सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ बताया। Opportunity cost can be identified as cost of next best alternative। Suppose मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे को सपोज 1 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम हो रही है, इसके बजाय मैं ये बेसमेंट अगर रेंट पे देता तो शायद मेरे को 70,000 रुपीस पर मंथ। तो माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या आप लिख लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको अगर कोई और ऑल्टरनेटिव मिलता जो नेक्स्ट बेस्ट होता, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। एक बार 11th की बुक सबके पास पड़ी थी, बुक क्या दी थी किसी को? मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा और प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ
the next best alternative that has been foregone. अगर सपोज 1 लाख रुपए आज यहाँ पढ़ाने की मेरे को इनकम मिल रही है, उसकी जगह मैं अपना बेसमेंट रेंट पे देता हूँ, मेरे को 70,000 रुपए मिलते हैं, तो 70,000 माय अपॉर्चुनिटी। वो नेक्स्ट बेस्ट नहीं होता ना, तो फिर आप उसी पे जाते हैं। अभी आऊंगा एक क्वेश्चन आपको। Dash can be defined as the ratio of number of units of goods sacrificed, say good buy, to produce an additional unit. आपको याद हो जो हमने एक बनाया था, जब हम एक x को छोड़ रहे थे और y प्रोड्यूस हो रहा था, x एक रिड्यूस कर रहे थे, दूसरा बढ़ रहा था, ठीक है, उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। पीपीसी का दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन डिफरेंस कर्व में आपने पढ़ा होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उससे कंफ्यूज मत करना। तो इन डिफरेंस कर्व में होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप एक गुड्स को छोड़ के दूसरे गुड को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करा रहे हो, तो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर रिसोर्सेज फ्रॉम एक्स टू वाई। हाँ हाँ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले 1:1 था, फिर वो 2:1 हुआ, फिर 3:1 हुआ, फिर 4:1। दैट वाज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? जो टर्म टू वाले हैं वो इतने आराम से सुनाऊंगा, उसमें फटाफट तुमसे पूछूंगा आंसर। पेपर देके आए हो? सब कह रहे हैं अच्छे पेपर हुए, अज्यूमिंग कि पढ़ के गए होंगे तभी अच्छा हुआ होगा। Dash is a curve that shows combination of two goods that can be produced in an economy given all the resources are utilized fully and efficiently. It difference curve, PPF, demand curve या supply curve, PPF। पढ़ के बैठे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी आ सकता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दोनों का सेम मतलब। Which of the following is not a prime assumption of PPC या PPF? पहली assumption क्या है? Only two goods can be produced in an economy at a time. सही assumption? हमने दो goods का ही करा था, तीसरा गुड नहीं करा। State of technology will remain constant. Resources are given and constant. ये भी एक आपकी assumption है। All the resources are equally efficient in production of all commodities. ये नहीं है, they are inefficient. They are not equally efficient. भाई आज तुम्हें क्या चीज पसंद है, कौन सा गेम खेलना पसंद है? फुटबॉल पसंद है। अभी फुटबॉल इनको बहुत पसंद है, बड़े एफिशिएंट है। और कौन सा जो तुमको नाम पसंद है? क्रिकेट है, हॉकी। तो फुटबॉल खेलने में तो बड़े एफिशिएंट है, अब उनको बोलो कि तुम पूरा एफर्ट हटा दो और हॉकी खेलना है, you will not be that efficient. That is the assumption कि भाई अगर आपकी लेबर है जो वीट मैन्युफैक्चरिंग करने में, वीट प्रोडक्शन में तो बहुत अच्छी है, उसको बोलो कि तुम वीट छोड़ दे और मोबाइल बनाना शुरू कर दे, थोड़ा टाइम लगेगा, सीखेंगे, बट दे विल नॉट बी दैट एफिशिएंट। इसी वजह से आपने देखा हो कि पीपीएफ जो है उसका शेप क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रेंट है। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज गिवन है, फिक्स्ड है, तो अगर एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे को कम करनी पड़ेगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए। ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी वजह से इसका शेप क्या होता है? हाँ, इसे कॉन्केव कहते हैं, ये कॉन्केव इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, 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 कॉन्वेक्स ऐसा होता है, कॉन्केव ऐसा होता है। Because of increasing marginal rate of transformation, the shape is like this. तो यहाँ पे because all the resources are not equally efficient, that is why you have an increasing marginal rate of transformation. यानी कि अब जैसे जैसे एक की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आपको दूसरे की प्रोडक्शन ज्यादा घटानी पड़ेगी। That is why this is not an assumption that they are equally efficient. They are not equally efficient. That is the ये कॉन्केव है, वही सही कह रहा हूँ, कॉन्केव है, ये कॉन्केव होता है, ये कॉन्केव। Increasing marginal opportunity cost results in a
कॉनकेव, कॉनकेव लिख लो, कॉनकेव याद कर लेना, ये कंफ्यूजिंग है। कॉनकेव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड बिकॉज एक की प्रोडक्शन के लिए दूसरे को आपको फोरगो करना पड़ रहा है, बट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो आपका जो रेट ऑफ फॉरगोइंग है, जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव अ कॉनकेव डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव। ठीक है, याद रखना है कॉनकेव है पीपी। Central problem of economy of what to produce is basically problem of resource allocation between different alternatives. National income पे distribution नहीं, this is what home to produce. Choice between labor and capital intensive is how to produce. Choice between land and technology to add to the production capacity in the economy. Yeah. Yes. Problem of resource allocation between different alternative uses, that is basically which of the following is not concerned with the problem of choice? Alternative use of resources, ये हमने करा, extensive income, ये हमने नहीं किया था, unlimited human wants and limited scarce resources. Human wants unlimited है, resources scarce है, और उनके alternative uses. So that is why this is not the problem, not concerned with the problem. Clear है? ऐसी मैं चाह रहा था, ये वाला बेटा, मैं चाह रहा था कि तुम्हें मैं नेशनल इनकम से शुरू करा देता, बट हुआ क्या कि मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने क्या करा कि उसने पेट फाड़ दिए, तो वो टेप से चिपका रखी है, इसलिए वरना उसकी फोटो देखी, इसलिए मैं इसे स्टार्ट कर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ये खत्म कर लेते हैं 11th वाला, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी मिल जाएगा बाद में पढ़ने के लिए, थोड़ा जाके इनको रिवाइज कर लेना, और अगर 11th के नोट्स हो आपके पास तो उनको रेफर कर लेना। Dash leads to a rightward shift with production possibility curve. देखो वो दे दो, ये थोड़ा बना के समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? थ्योरी है, एक एक मतलब एक एक डेटेड पेज की, सिंपल सी है। ये तुम्हारा पीपीसी था, हमने अज्यूम किया था कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, ये इस तरफ चला गया, राइट। अब ये पीपीसी इधर आ गया, ये पीपीसी 1 था, ये पीपीसी 2 है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? अब क्या हो रहा है देखो, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, और प्रोडक्शन इंक्रीज कब होगी? जब या तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे या आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो सपोज कोई नई खदान मिल गई और बहुत सारे मिनरल्स मिल गए, तो रिसोर्सेज बढ़ गए आपके इकोनॉमी के अंदर। या जैसे टेक्नोलॉजी में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट आ रहा है, जैसे लैपटॉप्स आए, कंप्यूटर्स आए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, पीपीसी शिफ्टेड राइटवर्ड्स। लैपटॉप आए, इट शिफ्टेड राइटवर्ड्स। इंटरनेट आया, शिफ्टेड राइटवर्ड्स। ठीक है, अब आपको अगर एक एग्जांपल दूं मैं कि अर्थक्वेक आ गया और भारी नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग भी मरे, अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग्स को नुकसान हो गया, प्लांट एंड मशीनरी को नुकसान हो गया, तो पीपीसी का शिफ्ट कहाँ होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? लेफ्ट। तो पीपीसी आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो गए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट? अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी तो लेफ्टवर्ड होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो लेफ्टवर्ड होगा, रिडक्शन इन एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी कम हो गई। अभी हमने क्या अज्यूम किया था, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर हमारी एफिशिएंसी लेवल कम हो गए तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर है? क्लासिक एग्जांपल,
War is going on between Ukraine and Russia. It has led to dash of Ukraine movement along the production possibility curve, rightward shift, leftward shift, or no shift in the production possibility. Massive destruction because of Putin's ego, destruction of or leftward shift of the production possibility curve. ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब तुम सोचोगे सर सीबीएसई तो कटवा दिया था, मैं क्यों करवा रहे हो इस वक्त? क्योंकि सीबीएसई ने कटवा दिया लेकिन आईसीएसई ने नहीं कटवाया होगा। सीयूबीटी में सब बराबर है, क्योंकि बोर्ड का कुछ भी आ सकता है, तो उन्होंने कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया। तो लेट अस नॉट लीव एनी स्टोन अपनेट। ऑल्दो 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, याद रखना 50 में से 40 करने हैं, 10 छोड़ने हैं। प्लीज हीरो बनने की जरूरत नहीं है, फालतू का 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किसी को नहीं करना, उतने करो जितने आते हैं। जो आता है वो अटेम्प्ट, जो नहीं आता उसे ग्रेसफुली छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स। अब वो बोर्ड वाला नहीं है कि तुक्के मार दिए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करते हैं 70-75 वो बिल्कुल मत करना, 90-100 कुछ भी होने वाले हैं, माइनस में जाएगा। तो वो गलती नहीं करनी, पहले जो आता है उसको करो, और बहुत कॉन्फिडेंट हो तो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले सकते तो ले लो, अदरवाइज अवॉइड। और 50 में से 40 अटेम्प्ट करना है, हम कर सकते हैं, हमने उतनी तैयारी कर रखी। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ एक तरीके से एडिशनल है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करो तो हो सकता है आपको 40 आते हैं, 40 ही आपके सामने है, फिर 40 में लिखना ऑप्शन नहीं है कि 35 38 पे टच है। इसमें अगर हमें 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गए तो हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। दैट इज स्ट्रेटेजी होती है, सोच होती है हमें क्या करना है। वही बोलो सर सिंकिंग फंड कैसे करेंगे हम, रिडेम्पशन और डिबेंचर कैसे करेंगे, कर लोगे तो हो सकता है वो 2-3 क्वेश्चन इजी से हो जाए और आपको निकल जाए, आपके लिए इजी हो जाए। वरना अगर कहीं फंस गए 39 और 40 में तो बेटा यहाँ भीड़ लगी होगी, क्योंकि 10 लाख बच्चों ने पढ़ा, 10.5 लाख बच्चों ने पढ़ा। अगर आप ये सोचें कि बोर्ड था निकल गया, अब तो ऑब्जेक्टिव है, पढ़ने की क्या जरूरत है, कर लेंगे, आप मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। 2.5 लाख बच्चे एनटीएससी बजट से 10.5 लाख में कर रहे हैं, समझ लो, दैट इज a huge नंबर, ह्यूज नंबर। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पर स्ट्रैटेजिकली चलो अपना बेस्ट दे दो, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटाइल टॉप परसेंटाइल में आ जाओगे, अपने आप अच्छा कर लो। अब थोड़ी मेहनत कर लो 1 महीना, अब छोड़ना मत। तभी मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक भी दिया आपको, कि आप रेस्ट करके आ जाओ, अब कमर कस लो, टाइट एकदम, ठीक है। चलो, क्योंकि ये बोर्ड वाली तैयारी चलेगी नहीं यहाँ पे, टाइम थोड़ा कम है। Slope of production possibility curve can be found out as delta y by delta x। हमने कितने x छोड़े और कितने y हमारे पास आए। MRT आपको याद हो 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। x 1 से कम हो रहा था और y पहले 1 से बड़ा, फिर 2 से बड़ा, फिर 3 से बड़ा, फिर 4 से बड़ा। तो marginal rate of transformation is the slope of possibility PPC। That is calculated as delta y by delta x। ठीक है, क्लियर है। स्टेटमेंट से ध्यान से पढ़ना, रीजनिंग असर्शन वाली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले है ए तब है जब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये मेरे ख्याल से बोर्ड में भी इस तरह के आए थे। बी तब है जब दोनों इनकरेक्ट है। अभी ध्यान से पढ़ना, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर, हो सकता है बी की जगह डी में आ जाए, सी में आ जाए। पहले इसे ध्यान से पढ़ना, ए का मतलब दोनों करेक्ट है, बी का मतलब दोनों इनकरेक्ट है, सी का मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट पर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब ये ऊपर नीचे हो सकती है, पहले पेपर ढंग से पढ़ना, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना। यहाँ पे इस फॉर्मेट में है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, समझ लो। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ क्या ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना आते हमें सारे हैं। इस बार के बच्चे तुम्हारा बैच जो अभी 12th में बैच है, ये दोनों में प्रॉब्लम ही आने वाली है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न अटेम्प्ट करने में गड़बड़ है थोड़ी, वो अभी आपको समझना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहानी चलती है, ठीक है ना।
you have to be slightly more. चलिए, पहली स्टेटमेंट है, an economy always manages to meet all the needs of the people living in the country. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स होती है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, हैविंग ऑल्टरनेटिव। दैट इज व्हाई कोई भी इकोनॉमी हो, सब लोगों को फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकती। Developing economies have to face problem of choice, where developed economies do not face the problem of scarcity. False. चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी हो, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, सबको प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी आती है। चाहे वो यूएस हो, आज यूएस में, यूरोप में किस चीज की कमी है बताओ? यूक्रेन वॉर की वजह से किस चीज की प्रॉब्लम है वहां पे? ऑयल की, गैस की। वहां पे तो हीटर्स चलते हैं ना, गैस चाहिए होती है उन्हें, तो उनके पास नहीं है। तो स्कार्सिटी सब जगह है, स्कार्सिटी डेवलपिंग में हो, डेवलपमेंट सब जगह है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो ठीक है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज को होती है स्कार्सिटी, डेवलप्ड इकोनॉमीज को नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स है, ऊपर देखो बोथ स्टेटमेंट वन इज ट्रू है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट बी ओ सभी करते हैं, सबको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, सबके पास स्कार्सिटी होती है, सबके पास अनलिमिटेड वांट्स होती है, लिमिटेड। So that is why everyone faces the problem of scarcity. Scarcity का मतलब ही यही है कि आपकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई सबको फेस, चॉइस भी फेस होती है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। क्लियर है यहाँ पे? Launch of PM Gati Shakti will lead to a rightward shift in PTC. PM गति शक्ति में क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड जो है उसको बढ़ा रहे हैं, जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें। देख रहे हो कैसे रोड बनने? कोई गया मेरठ वाली रोड पे गया है कोई? गए हो? कितना टाइम लगता है पहुंचने में? पहले दोनों 3 घंटे लगते हैं। कोई हरिद्वार या जाओ वहाँ पे देहरादून तक, जिन चीजों पे 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, अब आप 3-3, 4 घंटे। So what is happening? You are increasing the production possibility. So there is a rightward shift of the production possibility. Statement one is true. PPC shifts rightwards due to increase in resources or upgradation of technology. That is also A. Both are true. अभी हमें लगता है कि अपने स्टेटमेंट एक सही कर लिया, फिर दूसरे में कंफ्यूज हो गए, फंस गए, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है। परफेक्ट। Efficient economy would always produce a combination of goods that lie on the given PPM. True है या false है? True है। उसपे होती है तो आप फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे नीचे हो तो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे, और उसके बाहर हो तो अनअटेनेबल। ठीक है ना? बाहर वाला डिजायरेबल है लेकिन अनअटेनेबल, उसके अंदर वाला है वो अटेनेबल है लेकिन अनडिजायरेबल है, और जब आप उसके ऊपर होगे तो डिजायरेबल भी हो और अटेनेबल भी। PPM is always represented as a downward sloping curve. True. दो को प्रोड्यूस करना है तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना है। PPC is a downward sloping curve because all the resources are not equally efficient in the production or one side. False. PPC is concave because they are not. डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज रिसोर्सेज आपकी लिमिटेड हैं और आपको दो ही गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि व्हीट को छोड़ोगे तभी मोबाइल की प्रोडक्शन, बिकॉज रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर। कॉनकेव क्यों है? इसलिए कॉनकेव है क्योंकि वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, 1:1 की रेशो में नहीं। अगर वो इक्वली एफिशिएंट होता तो स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर दो। इक्वली एफिशिएंट नहीं है मतलब अगर आपको एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे को और ज्यादा गिव अप करना है।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको और ज्यादा गिव अप करना, तभी कॉन्केव। दिस स्टेटमेंट इज नॉट PPF is concave to the origin because of increasing MRT, जो मैंने आपको बताया, because they are not equally efficient. This option number D is the correct. यहाँ पे only statement 2 is statement 1 is not. Serious बैठ गया, क्लियर है? सीरियस बैठे हो एकदम, बच्चों को लग रहा है कि अरे यार बोर्ड खत्म हो गए थे, कहाँ फिर से लग रहा है ऐसा? नहीं बोलेगा, बट क्लियर है, ये समझ में आ गया? थर्टी सेवन टू 39 हमें इस ग्राफ को देखना है। पॉइंट एच इसमें पीपीसी इट इंडिकेट्स ऑप्शन नंबर ए फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, ओवर यूटिलाइजेशन तो यहाँ आता, अंडर यूटिलाइजेशन यहाँ आता, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के लिए ऐसे एक और कर्व बन जाए। मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट एच टू जेड, एच से हम जेड पे आ गए हैं, इट कैन टेक प्लेस व्हेन resources are used fully and efficiently. No, resources are used fully and efficiently तो इस कर्व के ऊपर मूव करते हैं, H से आप Z पे अंडर यूटिलाइजेशन पे नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सिस्ट इन द इकोनॉमी, यस, ये आपके रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे, कुछ लोग बेचारे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। ग्रोथ और अपग्रेडेशन पे तो राइट बट, ठीक है, क्लियर है? इकोनॉमी कैन मूव टू पॉइंट आर, X से R पे कब जाएंगे? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यस, एकदम टिक मत कर देना ये भी। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी ट्रू। डिक्रीज इन रिसोर्सेज, नो, उस पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड अपग्रेडेशन, ये ऑप्शन कहीं पर होता है, क्वेश्चन देखा आसान, हाँ ये तब आगे चलो, सही भैंस पानी। 5 नंबर तो जान मिलने थे वो भी गए, साथ में क्या मिलेगा फ्री में? माइनस, पैक करके थाली में सजा के मिलेगा, तो इसलिए आराम से, बहुत टाइम है, बहुत टाइम में प्रिपेयर करना, जल्दबाजी बिल्कुल ये दिखानी। अगर नीट और जेई साइंस के बच्चे ज्यादा समझते हैं, 10 में से अगर 8 के लेवल पे है और बोर्ड 4 के लेवल पे है, तो सीयूईटी 5 के लेवल पे है, एवरेज लेवल ऑफ टेक्निक। हाँ, कोना कोना पता होना चाहिए किताब का, और जितने एमसीक्यूज कर लोगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने आंसर सही आने के चांसेस। अच्छा, चलो, which of the following is not a combination of microeconomic variables? आपको माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स दोनों की डेफिनेशन जो है आपके कोर्स में है, इसलिए ये समझ लो, इसी में समझ लो मैक्रो वाले। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, माइक्रो है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड नेशनल इनकम, ये मैक्रोइकोनॉमिक्स। The problem of unemployment can be identified at macro level problem as it studies economy as a माइक्रो होल नहीं पढ़ता, मैक्रो इंडिविजुअल नहीं पढ़ता, और माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल की स्टडी आपको अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में। द प्रॉब्लम फॉर हूम टू प्रोड्यूस इज आल्सो, मैं रिपीट कर चुका हूं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PPC can be a straight line curve when marginal opportunity cost remains constant. मैंने आपको बताया था अभी, अगर 1:1 की रेशियो, 2:2 की रेशियो, 5:1 की रेशियो सबको सेम रहती है, 1:4, 1:4, 1:4, 1:4, एक मैन्युफैक्चर करने के लिए x y देने पड़ेंगे 4, अगले स्टेप पे आए तो भी
1 के लिए 4, फिर अगले पे है 1 पे 4, तो देन योर कांस्टेंट, देन योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर पीवीएफ विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल बी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी भी होगा क्योंकि रिसोर्सेज गिवन है, लिमिटेड है, एक्स प्रोड्यूस करना है ज्यादा तो वाई को सैक्रिफाइस, हाँ हाँ 1:1, 2:2 या 1:4, 2:4, अगर सेम है सब जगह सेम चल रही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सब जगह कांस्टेंट है, हमारी चेंज हो रही थी 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, तभी वो कॉन्केव हो गया। अगर कांस्टेंट होगी तो इधर इट विल बी डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड। If marginal opportunity cost is constant and equal to 1, the production possibility frontier will be a straight line downward sloping curve cutting both x-axis and y-axis at equal distance. ये बना के दिखा देता हूँ आपको, देखो अभी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कॉनकेव नहीं होगा अगर आपका कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के साथ इसने क्या कहा 1:1, अब देखो अगर 1:1 हुआ तो ये जो है ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे कवर करेगा, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे। अगर रेशियो हुई 1:1 की जगह सपोज 2:1, 3:1, 4:1, तो ये ऐसा हो, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चर करने के लिए उसे ज्यादा फोरगो करना पड़ रहा है ये भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बट अगर सब जगह यही है 2:1, 2:1, 2:1, सब लेवल पे 2:1 है, एक कम करने के लिए दो बढ़ाने पड़ेंगे, फिर एक कम करने के लिए दो बढ़ाने पड़ेंगे, रेशियो सेम है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन। और हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इट इज 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, दैट इज व्हाई इट इज कॉनकेव। समझ में आया? The concept of scarcity of resources implies that the consumer wants will be satisfied. False. कभी भी नहीं satisfy होती fully. Applies only to less developed countries. False. Does not apply to developed countries. False. Implies that consumer wants will never be completely satisfied. This is. अब देखो, तुमने सवाल पूछा था ना कि अगर 1 लाख से ज्यादा होता तो क्या होता। Divisha is working as a professor on a salary of 2 lakh per month. She had 2 other job offers. एक था जहाँ फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में 3 लाख रुपए कमाती और एक था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में 1.5 लाख रुपए कमाती। What is the next best alternative that she had? She had next best alternative of 3 lakh. नॉर्मली हमेशा आपको लेस का बताएंगे, ये इकलौता क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ज्यादा वाला ऑप्शन दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो उसने फोरगो किया उसने 3 लाख फोरगो किया है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज 3 लाख। कार्तिक यही क्वेश्चन था तुम्हारा, मिल गया आंसर। अगर ये 3 लाख नहीं होता, सपोज यहाँ लिखा होता है 1 लाख, तो आंसर होता आपका 1,50,000, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट कौन सा होता 1,50,000। क्लियर है? Labor intensive techniques are opted in a labor displacing economy, labor surplus economy, capital surplus economy, or developed economy. Labor surplus. A point on PPC represents that all the resources are fully utilized and efficient. Okay? Identify which of the following factors is not for a reason of the shift in PPC. Shift in PPC मतलब rightward या leftward नहीं है, कौन सा फैक्टर? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज rightward, upgradation of technology rightward, degradation of technology leftward, increase in production of goods and reduction in production of good by. This is called movement along the production possibility. So this is not a reason for shift in PPC. This is movement along the production possibility. ये देखो
यहाँ पे x बढ़ गया और y कम हो गया, तो दिस इज मूवमेंट अलोंग द पीस। क्लियर है कमलप्रीत, तुम्हें यहाँ समझ में आ गया? चलिए कि अगला कौन सा है, कैसे चेक ऐसे करके ये चलो आखिरी दो क्वेश्चन हैं। अब देखो पीवीसी कर्व हमें दे रखा है यहाँ पे, अब तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आएंगे टेक्स्ट वाले, ठीक है। इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी तो टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में नॉर्मली अगर टेक्स्ट नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारी कहानी निकल जाएगी। बोर्ड में आया होगा, तुमने देखा होगा, वो ज्ञान तुम्हें पूरा दे रहा है लेकिन क्वेश्चन वही पूछ रहा है, तुमने पढ़ के आए हो किताब। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, पॉइंट एफ आउटसाइड पीपीसी इंडिकेट्स आउटसाइड पीपीसी है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज, unattainable combination of two goods, attainable combination no। याद रखना ये सारे अटेनेबल है, इस पे और इसके नीचे वाले ये सारे अटेनेबल, ये ध्यान। उसके बाद बाकी सब हमने कर रखा है, ठीक है। कल आपको बुक मिल जाएगी, अटेम्प्ट कर लेना, वैसे हम आपको ये भेज देंगे, ये भेज देना पूरे सारे आप, आपको सारे मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस नहीं कराए वो कर लेना, और पेपर पेपर अपलोड हो जाएगा, सर आपको मैसेज डाल देंगे। 40 क्वेश्चंस जो सर ने आज पढ़ाया है, जो मैंने आपको आज पढ़ाया, सबके 40 क्वेश्चन आपको इनको यूजर नेम और पासवर्ड भी बता देना, ठीक है। लॉगिन करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ताकि अगली क्लास जब मैं सैटरडे आपके पास आऊँ, अगर इसमें से आपको कोई डाउट हो, सुन लो बात, अगली बार अगर इस ग्रुप या जो 40 क्वेश्चन मैंने तो मार्क करके लेके आओ, और 10 मिनट पहले आओ तो सवाल